हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के कुछ वैसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि अक्सर आपके एग्जाम में रिपीट करता है। इससे पहले भी हमने इस सीरीज के 21 वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर आपने अब तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट वीडियो का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप सभी वीडियोज़ को एक साथ देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस लोगों को अच्छी तरह से पहचान लीजिए, क्योंकि मैथ्स वाटिका का दो एप्लीकेशन है। तो आपको इस वाले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है जिसमें मैथ्स वाटिका के नीचे एजुकेशन स्काई मीडिया लिखा हुआ मिले, उस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद जब आप उसको OTP से वेरीफाई करिएगा तो नीचे एक स्टोर सेक्शन मिलेगा, जिस पे क्लिक करिएगा तो वहाँ पे रीजनिंग और मैथ दोनों का ही फाउंडेशन बैच आपको दिख जाएगा, जहाँ से आप दोनों में से किसी भी बैच को परचेज कर सकते हैं। मैथ और रीजनिंग दोनों ही फाउंडेशन बैच का फी आपका 350 रुपये है, जिसमें कंप्लीट कोर्स आपको कराया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के सेट की हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे रूट 1296 का वैल्यू दे रखा है 36, यानी 1296 का वर्गमूल कितना होगा? 36 होगा। अब आगे देखिए, हमसे इस पूरे के योगफल का मान पूछा है। हमसे यह पूछा है कि इसका योगफल क्या होगा। गौर से इस क्वेश्चन को आप देखिएगा कि न्यूमेरिकल मैच कराइएगा। यहाँ भी 1296 है, यहाँ भी 1296 है, यहाँ भी 1296, यहाँ भी, सभी जगह पे 1296 है। सिर्फ पॉइंट का चक्कर है। तो पॉइंट में क्या होता है कि अगर किसी भी संख्या का हम लोग वर्गमूल करते हैं तो दशमलव जो है वह आधे स्थान के बाद हो जाता है। जैसे 4 अंक के बाद दशमलव है, अगर हम वर्गमूल करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 अंक के बाद। अगर 10 अंक के बाद दशमलव है, अगर हम उसका वर्गमूल करेंगे तो 5 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ भी वैल्यू आपका 36 ही होगा। 1296 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 36 होगा। लेकिन अंदर में 2 अंक के बाद दशमलव है तो वर्गमूल करेंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव, यानी इसका वैल्यू 3.6। 1296 का वर्गमूल 36, तो यहाँ भी वर्गमूल 36 होगा। लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव है, वर्गमूल करेंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। उसी तरह से 1296 का वर्गमूल तो 36 होगा, लेकिन 4 अंक के बाद दशमलव है, वर्गमूल करेंगे तो 2 अंक के बाद। 2 अंक के बाद कहने का मतलब है कि हम लिखेंगे यहाँ पे 36 और 2 अंक, यानी यहाँ पे आपका दशमलव हो जाएगा। 1296 का वर्गमूल कितना होता है? 36, और 4 अंक के बाद दशमलव है, वर्गमूल करेंगे तो 2 अंक के बाद। तो यहाँ यह वैल्यू इसका हो जाएगा। और हमें सबको ऐड करना है, तो दशमलव के सामने हम दशमलव डालते हैं जब हमें दशमलव वाले संख्याओं को जोड़ना होता है। आइए इसका देखिए, 1296 का वर्गमूल कितना होगा? 36। अब यहाँ पॉइंट काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद, तो वर्गमूल करेंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 0.036। 0.036 यह वैल्यू आपका इसका हो जाएगा। आगे चलिए, 1296 का वर्गमूल कितना होगा? 36। 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक के बाद दशमलव, तो वर्गमूल करेंगे तो 4 अंक के बाद, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 0.0036। ठीक है, 0.0036 यही इसका वैल्यू हो जाएगा। अब सबको आप आपस में ऐड कर लीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सबको तो हमें जोड़ना ही था, जोड़िए। यहाँ पे देख लीजिए, केवल 6 है तो 6 हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा। यहाँ भी 6 और 3 9, यहाँ भी 6 और 3 9, पॉइंट है तो पॉइंट, 3 है तो 3, यानी 3.9996 यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प ए हमारा आंसर हो जाएगा। इस पैटर्न को आप अच्छी तरह से पहचान लीजिए। आगे जब भी ऐसा कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो डायरेक्ट हम कैलकुलेशन शुरू करेंगे। देख लीजिए कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1296 का वर्गमूल कितना होता है? 36। 1 अंक के बाद, अब अगला बार 2 अंक के बाद तो 0.36। अब अगला बार 3 अंक के बाद तो 0.036। अगला बार 4 अंक के बाद तो 0.0036। अब सबको आप ऐड कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यह रेशियो से है। बोला है रमेश के पास 50 पैसे, 1 रुपये और 5 रुपये के सिक्के 2 3 5 के अनुपात में है। रमेश के पास देख लीजिए 50 पैसे, ठीक है, इसके अलावा 50 पैसे के अलावा 1 रुपये। रमेश के पास 50 पैसे, 1 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। यह 3 तरीके का सिक्का है और यह 2 3 5 के अनुपात में है। रमेश के पास जो सिक्का है 50 पैसे, 1 रुपये और 5 रुपये का, वह किस रेशियो में है? 2 3 5 के अनुपात में। यही तो बोला है ना, 2 3 5 के अनुपात में है। अच्छा, यहाँ पे जो रेशियो दे रखा है ना, सिक्कों की संख्या का रेशियो दे रखा है, ठीक है।
ध्यान से इस बात को आप समझिएगा। बोला क्या गया है कि रमेश के पास 50 पैसे, 1 रुपये और 5 के सिक्के 2, 3, 5 के अनुपात में हैं। यानी 50 पैसा वाला सिक्का अगर इसके पास 2 है तो 1 रुपये वाला 3 सिक्का है और 5 रुपये वाला 5 सिक्का है। इस तरीके से आगे बोला है उसके पास कुल रकम 116 रुपये है। अब देखिए यहाँ पे टोटल किसका दिया गया है, रुपए का, कि कुल कीमत दिया गया है, कुल कीमत 116 रुपये। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि सिक्कों के संख्या से उसके मूल्य में आ जाएंगे, और हमेशा क्वेश्चन में ऐसे ही करता है। अगर टोटल, यहाँ देख लीजिए, टोटल मूल्य देगा तो रेशियो संख्या का देगा, और टोटल अगर सिक्कों का संख्या देगा तो रेशियो उसके मूल्यों का देगा। तो अब हम लोग संख्या से मूल्य में आएंगे, तभी तो मूल्य के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे। तो मूल्य में आइए। अब देखिए मूल्य में आना कोई मुश्किल काम नहीं है आपके लिए। 50 पैसा वाला 2 सिक्का है तो 1 रुपये हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, 1 रुपये वाला 3 सिक्का है तो 3 रुपये हो जाएगा। 5 रुपये वाला 5 सिक्का है तो 5 25 रुपये हो जाएगा। बस सिक्कों की संख्या से हम लोग सिक्कों के मूल्य में आ गए। संख्या यहाँ पे है 50 पैसा वाला 2 सिक्का तो 1 रुपये, 1 रुपया वाला 3 सिक्का तो 3 रुपये, 1 रुपया का तो जितना सिक्का होगा उतना ही रुपया होगा। 5 रुपये वाला 5 सिक्का यानी कि 25 रुपये हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मूल्य निकाले हैं। यहाँ मूल्य दिया गया है क्वेश्चन में कि सभी प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य 116। तो कीमत निकालिए, 1, 3, 4 और 25, 29। सभी प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य अनुपात में अनुपात 29 है, जबकि रियल में सभी प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य 116। यह जो दिया गया है 116 सभी प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य, तो अनुपात में भी हम लोग सभी प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य निकालेंगे। यहाँ तो सभी प्रकार के सिक्कों का कुल संख्या निकलेगा ऊपर वाले लाइन से, हमें सभी प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य निकालना पड़ेगा, तभी तो मूल्य के बराबर में करेंगे। तो सभी प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य अनुपात 29, जबकि रियल में 116। 29 का वैल्यू 116, तो अनुपात 1 का वैल्यू 29 चौके 116। इसको अगर हम काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 4 बार में। तो अनुपात 1 का वैल्यू आपका 4 रुपये आ गया। क्लियर। 1 का वैल्यू कितना आ गया, 4 रुपये। अब गौर से समझिएगा, 1 का वैल्यू 4 रुपये, तो इस यहाँ पे अनुपात 1 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 रुपये हो जाएगा। रुपए के रूप में देख लीजिए, अनुपात 1 का वैल्यू 4 रुपये, तो 3 का वैल्यू 4 तिया 12 रुपये। यहाँ अनुपात 1 बराबर 4 रुपये है। आगे देखिए, अनुपात 1 का वैल्यू 4 रुपये, तो 25 का वैल्यू 25 गुने 4 यानी कितना हो जाएगा आपका, 100 रुपये हो गया। तो सभी प्रकार के सिक्कों का ना यहाँ पे हम लोग कीमत निकाल लिए हैं। ओके, हालांकि इन सब चीज़ों को निकालना नहीं था, लेकिन हम लोग निकाल लिए हैं। सभी प्रकार के सिक्कों का कुल कीमत देख लीजिए। 50 पैसा वाला सिक्का कुल कितना रुपया है, 4 रुपया। यह टोटल निकल चुका है। 50 पैसा वाला सिक्का कुल मिला के 4 रुपये है। 1 रुपया वाला सिक्का कुल मिला के 12 रुपये है, और 5 रुपये वाला सिक्का कुल मिला के 100 रुपये है। पूछा क्या है, पूछा है 50 पैसे के सिक्कों का संख्या कितना। तो 50 पैसे वाले सिक्कों का कुल मूल्य कितना है, देख लीजिए, 4 रुपये। यही तो है ना, 50 पैसे वाले सिक्कों का कुल कीमत 4 रुपये है। तो आप सोचिए कि कुल कीमत 4 रुपये है तो कितना सिक्का होगा, तो 4 रुपये होगा, 8 सिक्का। 50 पैसा वाला 4 रुपया है, 50 पैसे वाले सिक्कों का मूल्य कितना है, 4 रुपये है। तो 4 रुपये होने के लिए 50 पैसा वाला कितना सिक्का चाहिए, 8 सिक्का। तो हम लोगों से यही पूछा गया कि इसके सिक्कों का कुल संख्या कितना, 8। हम चाहते तो यहाँ से संख्या निकाल सकते हैं। जैसे अनुपात 1 का वैल्यू कितना है, 4, तो सिक्कों का संख्या 50 पैसे वाले सिक्कों का संख्या अनुपात 2, तो 1 का मान 4, तो 2 का मान 2 चौके 8। ऊपर वाले लाइन से सिक्कों का संख्या, ऊपर वाले लाइन में अनुपात 1 का वैल्यू पुट करते तो सिक्कों का संख्या 1 का वैल्यू 4, तो 2 का वैल्यू 4 दूना 8। अनुपात 1 का मान 4, तो 4 तिया 12। 1 रुपये वाले सिक्कों का संख्या 12। अनुपात 1 का मान 4, तो 5 का मान 5 चौके 20। 5 रुपये वाले सिक्कों का संख्या 20। तो ऊपर वाले लाइन से हम लोग सिक्कों का संख्या निकालेंगे, नीचे वाले से सिक्कों का मूल्य निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपका। यह जो क्वेश्चन है वह आपका पार्टनरशिप का है, और पार्टनरशिप में एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। वह फॉर्मूला है कि CA गुने टी, यानी कि कैपिटल ऑफ A गुने टाइम ऑफ A। इससे क्या निकलता है, इससे निकलता है A का प्रॉफिट यानी कि A का लाभ। ठीक है, कैपिटल गुने टाइम यानी पूंजी गुने समय से लाभ निकलता है, तो इससे A का लाभ निकलेगा अनुपातिक रूप से। उसी तरह से कैपिटल ऑफ B यानी कि B की पूंजी गुने B का समय करेंगे तो इससे B का लाभ निकलेगा। आगे और पार्टनर है तो हम उसके लिए भी डाटा लिखते हैं। कैपिटल ऑफ C गुना टाइम ऑफ C, इसको करिएगा तो इससे C का लाभ निकलेगा। आगे और भी व्यक्ति है तो हम लिखेंगे कैपिटल ऑफ D गुना टाइम ऑफ D।
तो इससे आपका लाभ का अनुपात निकल जाता है। ध्यान से समझिएगा, ए की पूंजी गुने ए का समय ए का लाभ, बी की पूंजी गुने बी का समय बी का लाभ, सी की पूंजी गुने सी का समय सी का लाभ, यानी पूंजी गुने समय जो होता है ना वही लाभ को दर्शाता है। यह चीज़ क्लियर हो गया। जब भी लाभ निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, पूंजी गुने समय करेंगे। देखिएगा यहाँ पे क्या बोला है कि ए बी सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में केवल ए ही कुछ धन लगाता है, स्टार्टिंग में केवल ए कुछ पूंजी लगाया, तथा 6 माह के बाद बी ए से 2 गुना। अच्छा, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि कौन कौन व्यक्ति हैं यहाँ पे। एक तो पार्टनर आपका ए है, दूसरा जो पार्टनर है वह बी है, और तीसरा जो पार्टनर है ना वह आपका सी है। बोला है कि आरंभ में ए कुछ धन लगाता है, तो कुछ से पता नहीं चला तो हम मान लेते हैं कि ए 1 रुपये लगाया। 6 माह के बाद बी कब आया है, ए के 6 माह के बाद ए से 2 गुना धन लगाता है। तो ए कितना धन लगाया है, 1 रुपये, तो बी लगाता होगा 2 रुपये, चूंकि बोला है यहाँ पे कि ए से 2 गुना धन लगाता है। 8 माह के बाद सी कब आया है, ए के 8 माह के बाद, और ए से 3 गुना धन, तो ए 1 रुपये लगाया है तो सी कितना लगाता होगा, 3 रुपये। तो तीनों के धन का अनुपात पता लग गया है। ए कुछ धन लगाता है तो हम मान लिए कि ए 1 रुपये लगाता है। 6 माह के बाद बी ए से 2 गुना, बी ए से 2 गुना, तो ए 1 रुपये तो बी 2 रुपये। 8 माह के बाद सी ए से 3 गुना, ए 1 रुपये तो सी कितना लगाता होगा, 3 रुपये लगाता होगा। तो यहाँ से पूंजी पता चल गया। अब हम लोग देख लेते हैं लाभ कैसे निकलेगा। तो पूंजी गुने समय, यदि वार्षिक लाभ, अच्छा वार्षिक लाभ कहने का मतलब कि 1 वर्ष का लाभ यहाँ पे दे रखा है, 1 वर्ष का, तो ए तो पूरे शुरू से है अंत तक, तो ए का पूंजी व्यापार में पूरा 12 महीना लगा होगा, तो पूंजी गुने समय ए का लाभ इतना हो जाएगा। ए तो शुरू से ही है ना, आरंभ में ए है, आरंभ से ही ए है, तो ए शुरू से लेकर के अंत तक है, मतलब ए को कुल लाभ मिलेगा पूंजी गुने समय कुल इतना लाभ। बी देखिए, बी 6 महीना बाद, तो 12 महीने यानी कि 1 वर्ष के व्यापार में बी 6 महीना बाद आया है, इसका मतलब बी का पूंजी व्यापार में 6 महीना ही लगा होगा, तो पूंजी गुने समय बी का लाभ निकल गया। यहाँ पे किसका लाभ निकला है, ए का लाभ निकला है, यह किसका लाभ हो जाएगा, बी का। आगे 8 माह के बाद सी, तो 1 वर्ष के व्यापार में 12 महीने के व्यापार में सी 8 महीना बाद शामिल हुआ है, इसका मतलब है कि सी का पूंजी व्यापार में मात्र 4 महीने तक लगा होगा, तो पूंजी गुने समय इससे किसका लाभ निकलेगा, सी का। यह ए का लाभ, यह बी का लाभ, यह सी का लाभ, तीनों का लाभ निकल गया। 6 महीना बाद ये शामिल हुआ, यानी ए का पूंजी व्यापार में मात्र 6 महीना लगेगा। 12 महीने के व्यापार में 6 महीना बाद जो शामिल होगा उसका पूंजी तो 6 महीना ही व्यापार में लगेगा। उसी तरह से सी 8 महीना बाद व्यापार में शामिल हुआ, तो 12 महीने के व्यापार में जो भी व्यक्ति 8 महीना बाद शामिल होगा उसका पूंजी तो केवल 4 महीने तक व्यापार में लगा होगा। तो पूंजी गुने समय, पूंजी गुने समय, पूंजी गुने समय, सबका लाभ निकल गया। अब इसको देखिए कितना हो जाएगा, 1 गुने 12 यानी कि 12 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, और 3 चौके 12 हो गया, सबका वैल्यू बराबर हो गया। अनुपात में कटने वाला होता है तो काटते हैं, तो काट लीजिए, सब 12 से कटेगा, यानी कि 1:1:1। इसके लाभ में क्या अनुपात होगा, इसके लाभ में यही अनुपात होगा, 1:1:1। तो 1:1:1 के अनुपात में लाभ होगा, मतलब तीनों का लाभ क्या होगा, बराबर होगा। तो बोला है वार्षिक लाभ 2700 रुपये है, वार्षिक लाभ कितना है, 2700 रुपये है, तो सी का लाभ क्या होगा, तो 27,000 को 3 बराबर भाग में बांट लीजिए, यानी कि सी का लाभ कितना हो जाएगा, 9000। तीनों का लाभ बराबर है ना, यानी कुल लाभ देखिए 3, जबकि यहाँ पे कितना, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अनुपात में कुल लाभ कितना, अनुपात 3, जबकि रियल में कुल लाभ कितना, 27,000। तो अनुपात 3 का वैल्यू 27,000 है, तो अनुपात 1 का मान यहीं से निकाल लीजिए ना, 3×27, अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, 9000। बोला है सी का लाभ, तो सी का लाभ अनुपात 1 ही है, यानी कि 9000 हो जाएगा। तो हम इस तरीके से किसी का भी लाभ यहाँ से निकाल सकते हैं। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क से है। बोला गया है कि एक ठेकेदार ने 100 दिनों में एक सड़क बनाने का दायित्व लिया और 110 व्यक्तियों को उपयोग किया। 45 दिनों में वह पाया कि सड़क का केवल 1/4 भाग ही बना है। 45 दिन बाद वह काम को देखा तो पता चला कि केवल 1/4 भाग ही सड़क बन पाया है। तो कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने और लोगों को काम पे लगाया जाए। देखिए यहाँ पे जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं ना, वह यही फॉर्मूला है ठेकेदार वाले क्वेश्चन में, M1 × D1/W1 बराबर M2 × D2, M2 × D2/W2, जहाँ M के स्थान पर वर्कर के संख्या को लिखते हैं, D के स्थान पर दिन लिखते हैं और W के स्थान पर काम को लिखते हैं। तो देखिए 100 दिनों में काम करने का ठेका लिया, ओके,
और कितने व्यक्ति को काम पे लगाया, 110 व्यक्ति। तो शुरू में 110 व्यक्ति काम करना शुरू किया। 110 व्यक्ति जब 45 दिन काम कर लिया तब यह काम देखने के लिए गया। तो 110 व्यक्ति जब 45 दिन काम किया तो 110 व्यक्ति 45 दिन में केवल 1/4 भाग ही काम किया। देखिए M1 D1 W1 110 व्यक्ति 45 दिन में कितना काम किया, 1/4। अब बोला है कि अब जो काम शेष बच गया है, तो काम कितना शेष बचा, 1/4 हो गया, मतलब कि काम शेष बचा है 3/4। 1/4 का शेष कितना, 3/4। शेष निकालने का तरीका, नीचे वाला में से ऊपर वाला को घटा के ऊपर नीचे में सेम रहेगा। तो 4 में से 1 माइनस करिए, 3, 3/4। 1/5 का शेष 4/5, 2/3 का शेष 1/3। तो 110 व्यक्ति 45 दिन में 1/4 काम कर लिया। तो अब काम कितना शेष बचा है, 3/4। बोला है कि कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने और लोगों को काम पे लगाना होगा। तो पहले से 110 व्यक्ति काम पर है, इसके साथ हम मान लेते हैं कि X आदमी और काम पर लगा दे। पहले से जो व्यक्ति है उसको रहने देना है, उसके अलावा कितने और आदमी को काम पे लगाया जाए, यही बोला है कि कितने और लोग। तो 110 व्यक्ति तो है ही, इसके साथ X व्यक्ति और काम पे लगा देते हैं ताकि काम समय से पूरा हो जाए। तो 100 दिन में से 45 दिन काम हो चुका है, तो कितना दिन और हमें काम लेना है, और हमें 55 दिन काम लेना है। यानी एक्स्ट्रा व्यक्ति जो लगाएंगे ना, उससे 55 दिन काम लेंगे और उससे काम कितना लेना है, 3/4। बस हो गया। यही मेथड आपको ठेकेदार वाले क्वेश्चन में लगाना है और अपना आंसर निकालना है। बराबर के दोनों तरफ अगर सेम जगह पर कोई संख्या होता है, कटने वाला होता है, तो काटेंगे तो 4 से 4 कटेगा। देखिए बट्टा 4 है, यह भी 4 है। ऊपर से ऊपर वाला काटिए, 55 दूना 110 हो जाएगा। अब गुना करिए, 45 दूना 90, 3 से गुना 9 तिया 27, 270 हो जाएगा इधर। बराबर 110 प्लस x। अब 110 बराबर के दाईं ओर से बाईं ओर आके घटेगा, तो 270 में से 110 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 160 होगा। तो x का वैल्यू आपका 160 हो जाएगा। x क्या माने थे कि कितने और लोगों को काम पे लगाया जाए, तो हमारा आंसर हो जाएगा 160, कि 160 लोगों को काम पे अगर हम लोग लगाएंगे ना, तो काम आपका समय से समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यह क्वेश्चन भी आपका टाइम एंड वर्क से है और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला यह भी क्वेश्चन है। बोला है 3 व्यक्ति या 5 महिलाएं एक काम को 12 दिन में, व्यक्ति को हम M से डिनोट करते हैं। तो 3 व्यक्ति यानी कि 3 मैन और 5 महिलाएं यानी कि 5 वोमेन किसी काम को 12 दिन में। इसका मतलब देख लीजिए 12 दिन समय किसको लगता है, 3 आदमी को, 3 व्यक्ति को या फिर 5 महिला को। तो इस दोनों ग्रुप को समय 12 दिन लगता है। इसका सीधा सा मतलब है कि दोनों का इफिशियंसी बराबर होगा। हम बोलेंगे कि किसी काम को करने में जितना हमें समय लगता है उतना ही आपको समय लगता है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि मेरी इफिशियंसी और आपकी इफिशियंसी क्या है, बराबर है। तो यहाँ 3 आदमी और 5 औरत, इस दोनों का इफिशियंसी बराबर है। अब यहाँ से मैन और वोमेन का हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं इफिशियंसी का। कैसे निकलेगा, मैन को ढकेंगे, मैन का इफिशियंसी कितना होगा, 5। वोमेन को ढकेंगे, वोमेन का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 3। तो मैन का इफिशियंसी 5 हो गया, वोमेन का इफिशियंसी 3 हो गया। ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग इफिशियंसी निकालेंगे। अब टोटल वर्क निकालते हैं। देखिए क्या बोला है, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे। 3 व्यक्ति के लिए काम कितने दिनों का था, 12 दिनों का। तो वर्कर्स गुने डे से ना टोटल वर्क निकलता है। तो 3 व्यक्ति के लिए 12 दिन का काम था। तो व्यक्ति यानी कि मैन, तो 3 मैन के लिए काम कितने दिन का था, 12 दिन का था। मतलब टोटल वर्क यही हो जाएगा, वर्कर्स गुने डे, यह टोटल वर्क हो गया। अब इस काम को जिससे लेना होगा उससे आप भाग कर लीजिए। तो इस काम को लेना है 6 व्यक्ति और 5 महिला से। इस काम को लेना है 6 व्यक्ति, यहाँ व्यक्ति कहने का मतलब मैन है, 6 व्यक्ति और 5 महिला से। तो बट्टा में 6 व्यक्ति और 5 महिला हो जाएगा। टोटल वर्क ऊपर लिखेंगे और इस टोटल काम को जिससे लेना होगा उससे हम लोग भाग करेंगे। अब सभी के स्थान पर उसके इफिशियंसी को लिख लीजिए। तो 1 मैन का इफिशियंसी कितना है, 5। तो 3 मैन का इफिशियंसी 3 पंचे 15 हो जाएगा, गुना 12 है तो 12। आगे चलिए, 1 मैन का इफिशियंसी कितना है, 5। तो 6 मैन का 6 पंचे 30 हो जाएगा। 1 वोमेन का इफिशियंसी 3 है, तो 5 वोमेन का 5 तिया 15 हो जाएगा। 30 और 15 कितना हो जाएगा आपका, 45 हो जाएगा। 16 आप इसको कर लीजिए, 15 तिया 45, 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। यह काम आपका कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, यह काम आपका 4 दिनों में समाप्त हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि ए और बी 100 मीटर के दौड़ स्पर्धा में भाग लेते हैं। आगे बोला है ए 5 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ता है। यदि बी के 8 मीटर दौड़ने के पश्चात ए आरंभ करता है, फिर भी उसे 8 सेकंड से हरा देता है,
तो बी की गति क्या होगी। अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को आप समझिएगा। ए और बी 100 मीटर के दौड़ स्पर्धा में भाग लेता है। देखिए दौड़ स्पर्धा जो है वो आपका कितने मीटर का है, 100 मीटर का आपका दौड़ स्पर्धा है। इसी में आपका ए और बी भाग लेता है। 100 मीटर के दौड़ स्पर्धा में ए और बी भाग लेता है। बी के 8 मीटर दौड़ने के पश्चात ए आरंभ करता है। देखिए बी 8 मीटर दौड़ लेता है, मतलब बी का दौड़ यहाँ से है और ए का दौड़ यहाँ से है। इसके बीच में कितना गैप है, 8 मीटर का। मतलब कि बी के 8 मीटर दौड़ने के पश्चात ए आरंभ करता है, मतलब यहाँ पे ए का जो दौड़ है ना, मात्र 92 मीटर का ए का दौड़ हो गया। 92 मीटर का ए का दौड़ इसलिए हुआ क्योंकि बी के 8 मीटर दौड़ने के पश्चात ए शुरू करता है। तो बी 8 मीटर दौड़ लिया है, मतलब बी के लिए दौड़ मात्र अब 92 मीटर का है, जबकि ए का दौड़ पूरा का पूरा कितने मीटर का है, 100 मीटर का है। बोला है फिर भी उसे 8 सेकंड से हरा देता है। ए जो है बी के 8 मीटर दौड़ने के पश्चात शुरू करता है, फिर भी उसे यानी बी को 8 सेकंड से हरा देता है। तो बोला है बी की गति। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम यह चीज निकालते हैं कि ए इस दौड़ को कितने समय में पूरा करेगा। तो ए को 100 मीटर का दौड़ पूरा करना पड़ेगा। ए 100 मीटर का दौड़ कितने समय में पूरा करेगा, तो ए का चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 किलोमीटर है, इसमें 5/18 से गुना करेंगे तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 5 × 5/18 मीटर पर सेकेंड है ना। ए इस दौड़ को कितने समय में पूरा करेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, टाइम ऑफ ए निकलेगा कि ए इस दौड़ को कितने समय में पूरा करेगा। देखिए मीटर से मीटर कैंसिल, 5 × 25 = 100। आगे देखिए बट्टा के नीचे 18, तो 18 ऊपर जाएगा, 18 × 4 = 72, सेकेंड भी ऊपर जाएगा, यानी कि 72 सेकेंड में इस दौड़ को पूरा करेगा। ए इस दौड़ को कितने समय में पूरा करेगा, 72 सेकेंड में। ए के लिए 100 मीटर का दौड़ है और ए का चाल पता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यही ए का चाल है ना 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ए इस दौड़ को पूरा करेगा 72 सेकेंड में। अब ए इस दौड़ को 72 सेकेंड में पूरा करेगा, तो सोचिए कि बी कितने समय में पूरा करेगा। तो ए बी को 8 सेकेंड से हरा देता है। यहाँ तक पहुँचने में ए बी को क्या करता है, 8 सेकेंड से हरा देता है। तो 8 सेकेंड से हराने का मतलब है कि ए जितने समय में इस दूरी को तय करता होगा उसके 8 सेकेंड बाद भी आता होगा। यही मतलब है ना, 8 सेकेंड से हारने का क्या मतलब है कि ए इस दूरी को जितने समय में पूरा करता होगा उसके 8 सेकेंड बाद भी इस दूरी को पूरा करता होगा। मतलब कि ए इस दूरी को पूरा करता है 72 सेकेंड में, तो बी कितना में पूरा करेगा, 80 सेकेंड में। और बी के लिए यह दौड़ कितने मीटर का है, 92 मीटर का। तो बी 92 मीटर का दौड़ जो है ना वह पूरा करता है कितने समय में, 80 सेकेंड में। तो दूरी बट्टा समय इससे निकलेगा चाल। इस चाल में हम 18/5 से गुना कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ जो चाल है वह मीटर पर सेकेंड में है और जो ऑप्शन है वो आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है। इससे आपका चाल निकल जाएगा बी का। अब काटिए, कटने वाला है तो 2 से काटिएगा। अगर 2 से काटते हैं तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो यह कितना हो जाएगा आपका 46 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा आपका 20 ही तो बचेगा ना, 20 × 4 = 80। 4 में से 2 से इसको काटे, 2 से इसको काटे। नीचे में देख लीजिए 20 × 5 = 100, ऊपर वाला को आपस में गुना कर लीजिए। 9 × 6 = 54, 4 हासिल 5, 9 × 4 = 36 और 5 = 41 और बट्टा में देख लीजिए 20 × 5 = 100। 100 का मतलब 2 अंक के बाद दशमलव, तो 4.14, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 4.14। बी के लिए बी का चाल कितना हो जाएगा, 4.14। ए इस दौड़ को कितने समय में पूरा करेगा, तो ए को 100 मीटर दौड़ना है, ए का चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ए इस दौड़ को 72 सेकेंड में पूरा करेगा। ए बी को 8 सेकेंड से हरा दिया, मतलब बी इस दौड़ को 72 + 8 80 सेकेंड में पूरा करेगा। बी के लिए दौड़ मात्र 92 मीटर का ही है, मतलब बी 92 मीटर की दूरी इतना समय में, दूरी बट्टा समय चाल, चाल को बस हम किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट कर लिए। यहाँ से बी का चाल निकल गया आपका। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन भी आपका टाइम एंड डिस्टेंस से है। बोला है कि अपनी सामान्य गति के 6/7वीं गति से चलते हुए एक व्यक्ति एक दूरी को तय करने में 12 मिनट अधिक समय लेता है। उस दूरी को तय करने में व्यक्ति को सामान्यतः कितना समय लगेगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने का तरीका है, सामान्य गति के जिस गति से चला है ना, ऊपर में जैसे उसको वैसे ही रहने दीजिए। 6/7 है तो ऊपर में 6 रहने दीजिए और इस दोनों का अंतर नीचे में लिखिए। तो 6 और 7 में अंतर कितना का, 1 का। बस क्या करना है आपको, ऊपर वाले को तो सेम रखना है, नीचे में दोनों के अंतर को लिखना है और इसमें गुना करना है जितना समय अधिक लगा, जितना समय लेट हुआ उससे। तो 12 मिनट की देरी हुई है या 12 मिनट अधिक समय लगा है तो 12 मिनट से गुना कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 12 × 6 = 72 मिनट। 72 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा, 1 घंटा 12 मिनट। 12 × 6 = 72 मिनट आपका आंसर होगा। 72 मिनट को हम 1 घंटा 12 मिनट कह सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। 144 का वैल्यू कितना दे रखा है 12, हमें इसका मान निकालना है। तो 144 का वर्गमूल क्या होगा 12 होगा। 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 12। अब पॉइंट काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक के बाद, तो वर्गमूल करेंगे तो कितने अंक के बाद 4 अंक के बाद, यानी कि यहाँ पे आपका दशमलव होगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू इतना आ गया, बट्टा में 12 है तो 12। अब ऊपर नीचे सेम है तो कट जाएगा, तो 12 से 12 कैंसिल, सिर्फ दशमलव कितना बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, 12 एकम 12। अब दशमलव जितने अंकों के बाद है लिख दीजिए, 4 अंक के बाद है तो 1 2 3 4, यहाँ पे दशमलव लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 0.0001 आंसर विकल्प सी हमारा हो जाएगा। 12 से 12 कट गया, कितना बार में, एक बार में। ऊपर में 4 अंक के बाद दशमलव है तो 4 अंक के बाद आप दशमलव डाल लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इस इक्वेशन का वैल्यू आपका 1600 दे रखा है, तो हम लोगों से x का मान पूछा है। तो कैसे सोल्व करेंगे देख लीजिए। इस पूरे में से ना हम लोग 2 के पावर x को कॉमन लेंगे। ठीक है, क्या कॉमन लेंगे, 2 के पावर x। अच्छा, कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग होता है। जैसे देखिए 8 + 4x, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो आप 4 कॉमन ले सकते हैं। तो 4 कॉमन लिए, इसका मतलब है कि 8 में भी आप 4 से भाग करिएगा, और इसके अलावा 4x में भी कितना से भाग करिएगा, 4 से भाग करिएगा। कॉमन का मतलब आपका भाग ही होता है। ओके, अब भाग करिए, 4 दूना 8, 4 एकम 4, क्या बचा, 2 + x बचा। आपको डायरेक्ट पता है कि 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ x बचेगा, है ना। कॉमन लेते लेते आप इतना अभ्यस्त हो चुके हैं कि डायरेक्ट आप लिख लेते हैं कि क्या क्या बचेगा, जबकि वास्तव में कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब होता है भाग। 4 कॉमन ले रहे हैं मतलब 8 में भी 4 से भाग और 4x में भी 4 से भाग, तो कॉमन का मतलब भाग होता है। अब यहाँ पे आप कॉमन ले रहे हैं किसमें, यहाँ पे आप कॉमन ले रहे हैं 2 का पावर x, तो इसमें से देखिए 2 के पावर x + 3 में से अगर आप कॉमन लेते हैं 2 के पावर x, मतलब 2 के पावर x से भाग करते हैं, और जब भी भाग करते हैं बेस सेम हो भाग में तो पावर घटेगा, यानी हम क्या लिखेंगे, 2 के पावर x + 3 और -x। ठीक है, चलिए प्लस है तो प्लस। यहाँ पे जब कॉमन लेंगे 2 के पावर x तो क्या होगा, 2 के पावर x + 2 में से माइनस क्या हो जाएगा, x, और इसी से भाग करेंगे ना, तो दोनों का बेस सेम है, भाग में तो पावर घटेगा, तो x + 2 में से x माइनस करेंगे, प्लस आगे देखिए 2 का पावर x - 1 है, यहाँ से 2 के पावर x कॉमन लेंगे तो इसमें से भी क्या माइनस हो जाएगा, x। इसमें से देखिए बेस सेम है, भाग में तो पावर घटेगा, तो x - 1 में से x माइनस करेंगे। भाग का मतलब क्या होता है आपका, बट्टा ही तो होता है, बराबर 1600 है तो 1600 रहेगा, और कॉमन का मतलब भाग होता है। अब आप इसे सोल्व करिए, देखिए प्लस का x माइनस का x कैंसिल, यहाँ 2 का क्यूब बचा, 2 के पावर x है तो रहने दीजिए। यहाँ पे क्या बचा, 2 का क्यूब मतलब कि 8, प्लस x माइनस x कैंसिल, 2 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या बचा है 4, प्लस x माइनस x कैंसिल, 2 का पावर -1 यानी 1/2। किसी भी संख्या का पावर नेगेटिव होगा बेस उल्टा हो जाएगा, 2 का पावर -1 यानी 1/2, बराबर 1600 है तो रहने दीजिए। अब यहाँ पे सबका भिन्न का जोड़ करिए, कितना हो जाएगा, देखिए 2 का पावर x इंटू 8 4 12, 12 दूना 24, 1 25/2, ये तो होगा ना, कितना हो जाएगा या 25/2, 8 4 12 है ना, 12 में 1/2 जोड़ेंगे तो 12 दूना 24, 1 25/2, बराबर इधर कितना है आपका 1600 है तो 1600 रहने दीजिए। 25 से अगर इसको काटिएगा तो 25 चौक के 100, 16 चौक के 64, यही तो होगा ना, 16 × 100 लिख सकते हैं ना, तो 25 चौक के 100 तो 16 चौक के 64। अब यहाँ से देख लीजिए 2 का पावर x है तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 से 64 में गुना करेंगे 128। अब 2 के पावर x को 2 के पावर x रखिए, और 128 के लिए हम 2 का पावर कितना रख सकते हैं 7, 2 का पावर 7 128 होता है। देखिए यहाँ 2 का पावर x, यहाँ 2 का पावर 7, x के जगह क्या है 7, तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 7। क्या आंसर होगा इसका, 7 होगा। देखिए मेन कॉन्सेप्ट जो था वह यह था आपका कि कॉमन का मतलब भाग होता है, तो 2 के पावर x से अगर हम भाग करेंगे तो देखिएगा इसमें क्या बचेगा, x माइनस करेंगे, प्लस x माइनस x कैंसिल, 2 का क्यूब बचेगा मतलब यहाँ पे 8 बचेगा, x माइनस होगा तो प्लस x माइनस x कैंसिल, 2 का स्क्वायर बचेगा यानी कि 4 बचेगा, और प्लस माइनस x करेंगे, प्लस x माइनस x कैंसिल, 2 का पावर -1 यानी 1/2 बचेगा, और बराबर में कितना हो जाएगा 1600। बस इतना का ही हमें कैलकुलेशन करना था, हमारा आंसर आ जाता। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला है 4500 से कम कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 56 और 72 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 39 बचता है। देखिए 56 और 72 से भाग करने पर
प्रत्येक दशा में शेष 39 बचता है। तो सबसे पहले हम वैसी संख्या निकालते हैं जो 56 और 72 से कटेगा, मतलब दोनों के लिए एक संख्या। तो इसका एलसीएम निकालिए। तो 8 सते 56, 8 नमा 72, 8 गुने 7 गुने 9, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 8 सते 56 नमा 560 में से 56 माइनस करेंगे 504। तो इस दोनों के बदले में क्या आ गया आपका? 504 आ गया। ध्यान से इस बात को समझिएगा। 56 और 72 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं? 504। हमें यह चेक करना है कि 2 और 3 से कटने वाली संख्या, तो हम 2 और 3 के एलसीएम यानी 6 को चेक करेंगे, क्योंकि 2 और 3 दोनों से वही कटेगा जो 6 से कटेगा। तो 56 और 72 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या कितना से विभाजित होगी? 504। तो दोनों के बदले में एक संख्या आ गया 504। अब 504 से भाग करने पर शेष 39 बचे, तो ऐसा पहला संख्या क्या होगा? 504 प्लस 39, जितना शेष चाहिए वही तो हम लोग इसमें ऐड करेंगे ना। तो ऐसा पहला संख्या होगा 504 प्लस 39। तो 504 प्लस 39 यानी कि क्या हो जाएगा? 543। तो ऐसा पहला संख्या है 543। ध्यान से समझिए इस बात को। ऐसा पहला संख्या है 543 जिसमें 56 और 72 से भाग करने पर शेष 39 बचेगा, क्योंकि यह पहला संख्या है जो इस दोनों से कट जाएगा। तो कटने वाली संख्या नहीं बताना है, इसमें भाग करने पर शेष 39, तो यह तो कट जाएगा। जो भी शेष आप चाहते हैं उसको इसमें ऐड कर लीजिए। तो 543 पहला संख्या है जिसमें 56 और 72 से भाग करिएगा तो शेष 39 बचेगा। अब हमें यह बताना है कि 4500 से कम जो है वह 4500 से कम ऐसी कितनी संख्या है? तो पहला संख्या 543, पहला संख्या कौन है? 543 है। तो ऐसा कुल कितना संख्या हो जाएगा? तो आप इसके लिए ना 4500 में भाग कर लीजिए कितना से? 543 से, और पूरा पूरा भाग मत करिएगा, बस यह देखते रहिए कि ऊपर वाले को काटने के लिए हम नीचे वाला का पहाड़ा कितना बार पढ़ सकते हैं, यानी 4500 तक में 543 का गुणज कितना बार आएगा। तो अगर 9 पंचे करते हैं तो 4500 और 43 गुने 9 ज़्यादा हो जाएगा, इससे 8 बार हम इसका टेबल पढ़ सकते हैं। 543 का पहाड़ा 4500 तक में कितना बार पढ़ सकते हैं हम लोग? 8 बार पढ़ सकते हैं, यानी कि 8 ऐसी संख्याएं होंगी। ठीक है, कुल मिला के कितना संख्या हो जाएगा आपका? 8 ऐसा संख्या होगा जो कि आपका जिसमें 56 और 72 से भाग करने पर शेष कितना बचेगा? 39 बचेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। दो संख्याओं का एचसीएफ 4 है और एलसीएम का 2 गुणनखंड 5 और 7 है, तो छोटी संख्या। देखिए एचसीएफ में ना छोटका गुणनखंड से भाग करिए, गुना करिएगा। एचसीएफ में छोटका गुणनखंड से गुना करिएगा तो इससे छोटी संख्या निकल जाएगा, और एचसीएफ में बड़का गुणनखंड से गुना करिएगा तो बड़ी संख्या निकल जाएगा। कारण देख लीजिए क्या है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, हम संख्या बना लेते हैं। 5 चौके 20 और 7 चौके 28, 20 और 28 पूरा संख्या हम बना लिए। अब इसमें आप भाग करिए, कितना से आप इसमें भाग कर सकते हैं? 4 से। तो 4 से भाग करिए, 4 पंचे 20 और 4 सते कितना आ गया? 28 आ गया। मान लीजिए कि दो संख्या 20 और 28 है, तो इसमें 4 से भाग करिए तो क्या बचे? एलसीएम निकालने के लिए तो ऐसे ही करते हैं ना। तो 4 से भाग करेंगे तो 5 और 7 आएगा। अब यह दोनों जिससे कटेगा वह तो आपका एचसीएफ हो गया, तो यह तो इस दोनों का एचसीएफ हो गया। अब एचसीएफ के अलावा अन्य 2 गुणनखंड क्या क्या बचा है? 5 और 7, यही तो बचा है। तो हमसे क्या पूछा है? मान लीजिए कि यह संख्या नहीं दे और हमसे पूछे कि दोनों संख्या बताइए, तो हम क्या करेंगे कि एचसीएफ से छोटका गुणनखंड में गुना करेंगे तो छोटी संख्या, और एचसीएफ से बड़का गुणनखंड में गुना करेंगे तो बड़ी संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ हमें करना था। एचसीएफ दे रखा है, बोला है कि, और एलसीएम का 2 गुणनखंड दे रखा है, पूछा है छोटी संख्या, तो एचसीएफ से छोटी संख्या में गुना कीजिए 5 चौके